तो निशाना साध रहा था इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर, लेकिन क्या दिल्ली में तैयारी हुई है? किस तरह की रणनीति उत्तराखंड को लेकर जो आप देख पाए? प्रशांत, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तो इस वक्त पूरी की पूरी फोकस है देहरादून में। वहां नेता पहुंचे हैं जो चुनाव कराएंगे, कि पूछेंगे विधायकों से कि कौन विधायक दल का नेता होना चाहिए ताकि अगली ताजपोशी उनके नाम पे हो। और थोड़ी देर बाद इस बैठक के बाद हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या जिस तरह से भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका ऐलान किया जाए कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरी अहम बात की अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आने वाले 2-3 दिनों में इस बात की उम्मीद है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ घोषणाएं जरूर की जाए। इसकी कवायद चल रही है पार्टी के अंदर। और देखिए, कांग्रेस के पास एक बड़ा नेता वहां जो है वो हरीश रावत का चेहरा है। बाकी दूसरे नेता जरूर हैं, लेकिन उनका ऑरा इतना बड़ा नहीं है कि वो नैया कांग्रेस की वहां पार लगा सके, जो आम लोगों का मानना है, कांग्रेस के अंदर के कार्यकर्ताओं का मानना है। तो देखना होगा कि क्या पार्टी उनके नेतृत्व पे मुहर लगाएगी या संयुक्त तौर पे जाएगी। क्योंकि और नीरज, इसीलिए देहरादून पर सबकी निगाहें, क्योंकि जो वक्त दिया गया था वो 3 बजे का की बैठक शुरू होगी, और अब जैसे ही घड़ी में 3 बजे हैं, देश भर की निगाहें देहरादून पर है। उत्तराखंड में कौन बनने जा रहा है अगला मुख्यमंत्री? भारती सकलानी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। भारती, जिन नामों पर चर्चा हो रही थी, जो नाम रेस में शामिल थे, क्या ये माना जाए कि उन्हीं में से, या फिर अचानक कोई नया नाम भी आ सकता है जो इसके पहले भी देखने मिला था? देखिए, इस बार ऐसी संभावनाएं कम ही नजर आ रही है, क्योंकि मदन कौशिक को आपने सुना होगा, उन्होंने साफ कहा है कि जो भी इस बार मुख्यमंत्री होगा वो विधायकों में से ही होगा। यानी कि अब जिस तरीके से संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए ये कहा गया बीजेपी की तरफ से, और तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दिया कि चुनाव नहीं हो सकते हैं, इसलिए ऐसी संभावनाएं यहाँ पर कम ही नजर आ रही है। और ये उम्मीद यहाँ पर की जा रही है कि जो भी विधायक हैं उन्हीं में से जो है वो अगला मुख्यमंत्री यहाँ पर हो सकता है। इसी को लेकर अटकलें भी यहाँ पर तेज हैं, और इसी को लेकर आप नाम भी सुन रहे होंगे, चाहे पुष्कर सिंह धामी का नाम ले लीजिए, या फिर बिशन सिंह चुफाल, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, या फिर खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये वो नाम है जो यहाँ पर रेस में आगे चल रहे हैं। यानी कि अब ये उम्मीद यहाँ पर की जा रही है कि जो विधायक है उन्हीं में से कोई ना कोई अगला मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि इलेक्शन न होने का हवाला देते हुए, संवैधानिक संकट की बात कहते हुए यहाँ पर तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दिया है। जी, इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन क्या हालचाल? नीरज, कुछ आपके पास नई ताजा अपडेट? दिल्ली में आप मौजूद हैं? देखिए प्रशांत, कोई अपडेट नहीं है, लेकिन एक सवाल पूछना चाहूंगा देहरादून से जरूर। जहां न्यूज 18 इंडिया की जो सहयोगी मौजूद हैं, ये चारों नाम पे जो चर्चा चल रही है अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर से, या जो रिपोर्ट्स आ रही है, इसमें कौन ऐसा नेतृत्व या कौन ऐसा चेहरा होगा जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत आसानी से अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी की नैया को पार लगा सकता है? क्योंकि जो चेहरा होगा उसको जनता एक नेतृत्व के तौर पे भी आने वाले विधानसभा चुनाव में देखेगी। तो वहां कैसे देखें ना, इन चारों चेहरों में कौन मजबूत साबित हो सकता है? देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कुमाऊं और गढ़वाल, ये दोनों समीकरण यहाँ पर कोई भी पार्टी रहे सत्ता में, वो दोनों लेकर चलती है। अब हम बिशन सिंह चुफाल की बात कर लें या फिर पुष्कर सिंह धामी की बात कर लें, दोनों ही कुमाऊं से आते हैं, और अगर कुमाऊं का वोट बैंक साधना है तो इन दोनों में से किसी न किसी नाम को यहाँ पर आगे लेकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। युवा चेहरे हैं पुष्कर सिंह धामी, और इसलिए उन पर यहाँ पर दाव खेला जा सकता है बीजेपी की तरफ से। वहीं बिशन सिंह चुफाल की अगर हम बात करें, अच्छा एक्सपीरियंस उनको है, सीनियर लीडर वो है, इसलिए भी उनका नाम यहाँ चर्चाओं में ज्यादा आगे चल रहा है। फिर बात अगर हम करते हैं धन सिंह रावत की, तो वो गढ़वाल से आते हैं, और अगर हमें गढ़वाल को बैलेंस यहाँ पर करना है तो ये भी एक बड़ी वजह है कि धन सिंह रावत जो है वो एकदम पहली बार विधायक बने, पहली बार यहाँ पर मंत्री पद भी उनको मिल गया। तो ये कुछ बातें हैं जो जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों के नाम जो है वो आगे चल रहे हैं। अगर हमने आगे की बात की, आगे 2022 को लेकर अगर हम चलें, तो यहाँ पर ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि युवा नेतृत्व कौन है, संघ में किसकी अच्छी पकड़ है, कौन वोट बैंक जो है वो यहाँ पर ज्यादा साध सकता है। ये तमाम बातें हैं यहाँ पर जिस वजह से इन नामों का जो चर्चा में रहना है, वो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि इन नामों की चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं। उत्तराखंड की इस सियासत में लेकिन बेहद दिलचस्प मोड़ एक के बाद एक, जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनी, लेकिन तीसरा मुख्यमंत्री इसी 5 साल के
कार्यकाल में बदलने जा रहा है। अब मौका विपक्ष को मिल गया। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे पर बीजेपी को घेरा। प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के राजनीतिक घटनाक्रम पर हमसे बातचीत करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह हैं। प्रीतम सिंह जी, कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है पूरे घटनाक्रम? देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उत्तराखंड के लोगों ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने का काम किया। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के लोगों की जन भावना का अनादर करने का काम किया। पहले मुख्यमंत्री को बदला, फिर दूसरे मुख्यमंत्री को लाया और 4 महीने में उसकी को बदलने की कयावत चल रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर अस्थिरता पैदा करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया और उत्तराखंड के लोगों की जन भावना से खिलवाड़ करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है। उत्तराखंड की जनता 2022 का इंतजार कर रही है और भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी। उत्तराखंड के घटनाक्रम को आप लोग बंगाल से जोड़ रहे हैं। आपके एक नेता ने कहा कि उत्तराखंड तो बहाना है, ममता बनर्जी पर निशाना है, क्यों? देखिए, हमारे साथी का जो कहने का आशय था वो ये था कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी इस समय सदन की सदस्य नहीं है। वो मुख्यमंत्री के रूप में जो है कार्य कर रही हैं। यदि वो सदन की सदस्य नहीं बन पाएंगी तो स्वाभाविक बात है वो भी मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर पाएंगी और इसीलिए तीरथ की बलि दे करके ममता पर निशाने साधने का काम सत्ता में बैठे। लेकिन विपक्ष का बीजेपी पर हमला, लेकिन अब 3 बज चुके हैं और इसके बाद ये बैठक जिस पर नजर हमारी सहयोगी भारती सकलानी की बनी हुई है। भारती, देहरादून में 3 बजे बैठक का वक्त दिया गया था। कितनी देर में उम्मीद की जाए कि लोगों की उत्सुकता खत्म होगी, पता चलेगा कि अगला मुख्यमंत्री किसे चुना जा रहा है? 15 से 20 मिनट का इंतजार यहाँ पर और करना पड़ेगा और उसके बाद स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी, ये कहा जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम बात करें विधायकों का यहाँ पर पहुंच ही गए हैं। तो अब थोड़ा सा इंतजार और यहाँ पर, और जैसे ही मीटिंग शुरू होती है ये कहा जा सकता है कि 5 से 10 मिनट का वक्त यहाँ पर और लगेगा, क्योंकि उसके बाद जो है यहाँ पर पता चल जाएगा, स्थिति जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि कौन मुख्यमंत्री होने जा रहा है प्रदेश का अगला। सियासी हलकों में कोई चर्चा की किस नाम की ओर ज्यादा बड़े संकेत दिखाई दे रहे हैं कि ये अगला मुख्यमंत्री हो सकता है? नाम तो बहुत से थे। जी बिल्कुल, जो है कई नाम जो है वो यहाँ पर चर्चा में है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। लेकिन ताजा अपडेट मैं आपको बता दूं कि मीटिंग जो है वो शुरू हो गई है, यानी कि अब थोड़ा सा इंतजार और, क्योंकि सभी विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो अंदर से हमें खबर मिल रही है हमारे सोर्सेज के द्वारा, उसमें यह है कि मीटिंग जो है शुरू हो गई है। थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद जो है वो पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है कौन अगला प्रदेश का मुख्यमंत्री होने जा रहा है। लेकिन आप जिस तरीके से कहते हैं कि सियासी हलकों में इस बात को लेकर काफी ये कहा जा सकता है कि किरकिरी भी हो रही है पार्टी की कि पूरी बहुमत की सरकार यहाँ पर दी और उसके बाद भी जो है कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं रहा जो 5 साल तक यहाँ पर टिक पाए। तो इस बात को लेकर भी यहाँ ये कहा जा सकता है कि नाराजगी है, विपक्ष को मुद्दा भी यहाँ पर मिल गया, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या फिर नई नवेली पार्टी जो आम आदमी पार्टी प्रदेश में एंट्री लेने की जुगत में है, वो भी इसी बात को यहाँ पर मुद्दा बनाकर चल रही है। नीरज हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद है। नीरज, दिल्ली में क्या कोई ऐसे संकेत दे दिए गए होंगे, क्योंकि पर्यवेक्षक के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर तो इस बैठक में पहुंच भी चुके हैं देहरादून में? बिल्कुल, पार्टी आला कमान को इस बात की जानकारी जरूर होगी कि किस चेहरे पे मुहर लगाना है। वो 1 या 2 नाम हो, उनपे विधायक दल की बैठक में उनके सामने प्रस्ताव दिया जाएगा। हो सकता है कि जो विधायक है उन्हीं की तरफ से प्रस्ताव आएगा, आमतौर पे यही होता है और उसको बाकी विधायक सपोर्ट करते हैं। तो कोई किसी न किसी नाम, कोई एक नाम का पलड़ा तो जरूर भारी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन तमाम पहलुओं को देख रही होगी आने वाले वक्त के लेके जिस नाम पे मुहर लगे वो आने वाले वक्त में पार्टी को एक मजबूत दिशा में ले जा सके। ऐसे वक्त में जबकि चुनाव होना है, ऐसे वक्त में कि जब विपक्षी पार्टियों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो तय कर लिया गया होगा केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। लेकिन विधायकों का मत जानना जरूरी होता है, खासकर ऐसी पार्टी में, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, इन पार्टियों में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपको अपने विधायकों की भी राय लेनी होगी। और कहीं ऐसा हो कि केंद्रीय नेतृत्व ने किसी और को चुना हो या 2 नाम की बात की हो, विधायक चाहते हो कि कोई तीसरा बड़ा
नाम सामने आए तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है ये पार्टी के अंदर। बड़ी बड़ी पार्टियों में और खासकर राष्ट्रीय पार्टी में इस तरह की कवायद चलती है। तय तो तभी होगा जब विधायक दल की बैठक खत्म हो जाएगी कि किस नाम पे मुहर लगी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुनौती इस कवायद के बाद सबसे बड़ी होगी 2022 में उत्तराखंड को दोबारा जीतना, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा है। जनता भी देख रही है कि आखिर क्यों 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, बिना चुनाव कराए एक मुख्यमंत्री को हटना पड़ा। जी, भारती लगातार नजर बनाई हुई है। बैठक शुरू हो चुकी है भारती, जो आप बता रही हैं देहरादून में, और बस 10 से 15 मिनट का वक्त आपके मुताबिक, जबकि इस पर चर्चा हो जाएगी और नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन जो बताया गया कि संवैधानिक वजह से इस्तीफा देना पड़ा है, क्या यही मायने उत्तराखंड में भी निकाले जा रहे हैं इस इस्तीफे के, नया मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया के? देखिए, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो यही हैं, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया या स्थिति क्लियर नहीं की गई। संवैधानिक संकट की कोई बात यहाँ पर नहीं की गई, चुनाव कराए जा सकते हैं या फिर नहीं, इस पर कुछ क्लैरिटी नहीं आई है। तो ये जो वर्जन रहा है वो बीजेपी का रहा है कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये एक बड़ी वजह है, संवैधानिक संकट प्रदेश में है, इस वजह से तीरथ सिंह रावत अपना इस्तीफा यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये उनका वर्जन है, जबकि विपक्ष ये बात कह रहा है कि कोई संवैधानिक संकट प्रदेश में नहीं रहा है, चाहे तो अब भी चुनाव यहाँ पर कराए जा सकते हैं। तो ये अपना अपना वर्जन है। बीजेपी को अपनी बात यहाँ पर रखनी थी और ये मान के यहाँ पर चला जा सकता है कि ये एक बड़ी वजह रही है कि उन्होंने संवैधानिक संकट का हवाला यहाँ पर दिया है। भारती, क्या और पता चल पा रहा है? अगर अभी 10 से 15 मिनट में ये नाम तय कर लिया जाएगा तो शपथ ग्रहण कब तक के हो सकता है? क्या इसके बारे में कोई संकेत मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, इस बात को लेकर मैं यहाँ पर बताऊं कि तैयारियां जो है वो राजभवन में चल रही हैं। सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबर आ रही है वो ये है कि राजभवन में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और आज शाम को शपथ ग्रहण हो सकता है। शामियाना राजभवन में लगाया जा रहा है। केंद्र पर्यवेक्षक का भी आज रात 8 बजे तक रुकने का यहाँ पर कार्यक्रम है। तो ये मानकर ये बड़ी खबर आप दे रही हैं भारती इस वक्त देहरादून से, ऐसे में जबकि विधायक दल की बैठक चल रही है, नया नाम चुना जाएगा जो मुख्यमंत्री होगा। लेकिन साथ ही हमारी सहयोगी भारती सकलानी जो बड़ी खबर दे रही हैं कि राजभवन में शपथ ग्रहण की भी तैयारी इस वक्त चल रही है और रात 8 बजे तक रुकने के लिए सबको कह दिया गया है। यानी जो संकेत मिल रहे हैं, खबर हमारी सहयोगी भारती सकलानी की ओर से, कि अगर अब नाम का ऐलान होता है तो शपथ ग्रहण आज भी हो सकता है, जिसकी तैयारी राजभवन में चल रही है। और ये एक बड़ी खबर भी इस वक्त की